जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो आइए इस वीडियो के माध्यम में हम समझते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के दो स्रोत हैं, एक आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आंतरिक स्रोत वह स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, जो संविधान लागू होने के जस्ट पहले जो नियम एवं कानून भारत में चल रहा था उसी को हमने उठा करके कुछ चीज़ों को हमने इस संविधान सभा में लागू किया है। यह हमारा आंतरिक स्रोत है। बाह्य स्रोत क्या है? बाह्य स्रोत वह स्रोत है जो हमारे देश के पहले जो देश संविधान अपना बना चुके थे उन देशों से हमने जो उपबंध लेकर उसे संशोधित करके अपने संविधान में लागू किया है वह बाह्य स्रोत होता है। तो दो प्रकार के हमें स्रोत समझ में आ गए। एक हो गया क्या? एक हो गया यह आंतरिक स्रोत, और ये जो हम देख रहे हैं जो अन्य देशों से हमने लिया है ये हमारा क्या है? बाह्य स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के पास दो ऑप्शन थे। पहला ये, जो देश अपना संविधान निर्मित कर चुके थे उन देशों से हम कुछ चीज़ों को अपने यहाँ पर उठा के लागू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ से चीज़ों को उठाया और टू सेम हमने अपने संविधान सभा में अपने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दिया। यानी कुछ चीज़ों को हमने वहाँ से लिया और यहाँ हमने इसको संशोधित करके लागू कर दिया। जैसे मैं सबसे पहले आंतरिक स्रोत की बात करूँ तो भारत शासन अधिनियम। देखिए, हमारे यहाँ संविधान बनने से पहले ये सिस्टम तो चल ही रहा था, कहीं ना कहीं नियम एवं कानून चल ही रहे थे। तो वह नियम और कानून भारत शासन अधिनियम 1935 से चल रहे थे। तो वहाँ बहुत सारे आर्टिकल थे। तो उस आर्टिकल में से कुछ आर्टिकल को हमने इस अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दिया। यानी हमने बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा करके अपने इस नई कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा और इसको लागू किया। अगर इसमें से कुछ चीज़ों को हम देखें भारत शासन अधिनियम में से, तो सबसे पहले आता है न्यायपालिका का ढांचा, यानी जुडिशरी सिस्टम, यानी हमारी न्यायपालिका का जो ढांचा होगा वह कैसा होगा। जैसे आप समझिए, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का सिस्टम है, जो सबसे ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट। उसके जस्ट नीचे क्या है? हाई कोर्ट। उसके नीचे क्या है? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो यह है हमारा ढांचा, एक सिस्टम है। यह हमने कहाँ से लिया है? यह हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। दूसरा है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की जो चीज़ें हैं हमने कहाँ से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। उसके बाद यह तो हो गई आंतरिक स्रोत की बात। अब हम बात करते हैं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत यानी कि जो अन्य देशों के संविधान से हमने उठा करके उसको संशोधित करके अपने इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लागू किया है, वह है बाह्य स्रोत। उसको समझते हैं। सबसे पहला ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली। देखिए, कुछ बच्चों के मन में यह डाउट होता है कि एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ऐसे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चों के माइंड में। तो देखिए, मैं इसको दूर करने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो क्या मुझे उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिली है? कहीं आपने ऐसा कभी सुना कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिली है आपको? ऐसा नहीं है। आपको भारत की नागरिकता मिली है, न कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिली है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन नागरिकता कहाँ की मिली है? नागरिकता आपको भारत की नागरिकता मिली है। तो इसलिए भारत में कैसा सिस्टम है? भारत में एकल नागरिकता का सिस्टम है जो हमने ब्रिटेन से लिया। दोहरी नागरिकता की बात करें, देखिए, दोहरी नागरिकता का एक सीधा साधा उदाहरण हमें देखने को मिलता है अमेरिका। मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिका के जो राज्य हैं, जैसे अलास्का हो गया, कैलिफोर्निया हो गया,
ये जो राज्य है, यहाँ में राज्य में रहने वाले नागरिकों को उनके राज्य की भी नागरिकता प्लस उनके केंद्र की भी नागरिकता यानी अमेरिका की भी नागरिकता उनको मिलती है। यानी अमेरिका में रहने वाले अमेरिका के स्टेट में रहने वाले लोगों को स्टेट की भी नागरिकता तथा उनके सेंट्रल की भी नागरिकता यानी केंद्र की भी नागरिकता यानी अमेरिका की भी नागरिकता उनको मिलती है। तो दो प्रकार से उनको नागरिकता मिलती है। इस प्रकार से यह क्या हो गया, दोहरी नागरिकता का सिस्टम है। कहाँ पर, अमेरिका में। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे बिहार में रहें, चाहे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहीं पर भी रहें, आपको स्टेट की नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी तो भारत सरकार की नागरिकता मिलेगी। आप भारत के नागरिक हैं, न कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के नागरिक हैं। आप वहाँ के निवासी हैं, न कि नागरिक। चलिए, ये तो हो गई ब्रिटेन की बात कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। चलिए अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार। कभी कभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया। देखिए, एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। पहले तो बात कर लेता हूँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी, निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगी, तब तक हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है वह सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। यानी भाई, जब जो हमारे न्यायाधीश हैं वही अगर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे तो ऐसे न्यायपालिका का क्या मतलब जो अपना सही निर्णय ही न दे पाए। इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है और वह स्वतंत्रता हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दूसरी बात करते हैं। देखिए, इस चीज़ में भी कभी कभी बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, या कहीं कहीं लिखा होता है न्यायिक समीक्षा लिखा होता है। तो लगभग बच्चों के मन में यह डाउट होता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा। चलिए, इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ आपके इस प्रश्न को। देखिए, कभी कभी यह क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है? बिल्कुल है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को एवं हमारे हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। ये क्या है, देखिए, अगर संसद या विधानमंडल के द्वारा कोई क्या बनाया गया, कोई कानून बनाया गया, संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया गया, तो इस कानून की जांच कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। यही कहलाता है न्यायिक समीक्षा। यानी हमारे संसद, हमारे सुप्रीम कोर्ट को या हमारे हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान है कि वह संसद या विधानमंडल के बनाए गए कानून की जांच कर सकता है। यानी वह इस बनाए गए कानून यदि यह संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी संविधान की व्याख्या का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इस कानून को खारिज भी कर सकता है। यही कहलाता है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को आप सामान्य तौर पर उनके पद से नहीं हटा सकते, ठीक ना। जिस तरीके से आप विधायक की बात कर ले, सांसद को उनके पद से, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर विधायक को उनके पद से हटा दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन हम अपने राष्ट्रपति को इस तरीके से नहीं हटा सकते। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से आप सामान्य तौर पर नहीं हटा सकते। उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, और विशेष प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और उसका नाम दिया गया है संविधान में महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में है। इसी के थ्रू हटाया जा सकता है और अन्य कोई विकल्प नहीं है हमारे भारत के राष्ट्रपति को हटाने। चलिए आगे बात करते हैं रूस की।
तो रूस से हमने क्या लिया है, रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। देखिए कभी कभी ये भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य। देखिए ये दो चीजें हैं, है ना, ये क्या है, दो चीजें हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितना है, 11। मूल कर्तव्य कितना है, 11 मूल कर्तव्य है। और मूल अधिकार कितना है, 6 मूल अधिकार है। जो 6 मूल अधिकार है यह संविधान ने हमें प्रोवाइड किया है ना, यह संविधान ने हमें दिया है यह मौलिक अधिकार, ताकि हमारे इन अधिकारों का कोई भी अतिक्रमण न कर पाए, कोई भी सरकार, कोई भी हमारे इस अधिकारों का अतिक्रमण न कर पाए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे इन अधिकारों का अतिक्रमण न कर पाए। इसलिए हमें संविधान ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है 11 प्रकार के, इन कर्तव्यों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, इन कर्तव्यों को मानना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन मौलिक कर्तव्यों को माने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अगला जर्मनी। तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल, इमरजेंसी। जो आपातकाल है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है भाई, आपातकाल 3 प्रकार का है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। देखिए आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो ये इमरजेंसी का सिस्टम है जो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। उसको संशोधित करके हमने इस संविधान सभा में लागू, अपने इस संविधान में लागू किया। अगला आते हैं कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है संघीय प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। देखिए अवशिष्ट शक्तियों में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, चलो मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। देखिए भारत में केंद्र एवं राज्य की शक्तियाँ बटी हुई हैं, सबकी शक्तियों के प्रकार हैं। तो मैं शक्तियों के प्रकार की बात करूँ तो केंद्र और राज्य के लिए, इनकी शक्तियों के लिए अलग अलग सूचियाँ बटी हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र अपने 100 विषयों पर कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य अपने 61 विषयों पर कानून बनाता है, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन जब कभी जब दोनों कानून बना रहे हों या कोई उसमें मैटर हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र प्रभावी होता है। और एक चीज़ आप अपने माइंड में यह भी बैठा लीजिए कि समवर्ती सूची के जो 52 विषय हैं उस पर अधिकाधिक कानून हमारा राज्य ही बनाता है, लेकिन जब कभी विवादाग्रस्त स्थिति हो जाए तब उस पर केंद्र प्रभावी होता है। यानी बनाता ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, राज्य बनाता है, लेकिन जब विवाद की स्थिति आ जाती है समवर्ती सूची के अंतर्गत तो उस पर केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो और उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हो गई। भाई संविधान में इतना बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो इन सूचियों में जो विषय डाले गए हैं उसके बाद भी जो बची शक्तियां हैं, जो बची खुची शक्तियां हैं वह कहलाती हैं अवशिष्ट शक्तियां। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कनाडा से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी भारत के संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है उसकी जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व एवं राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति। देखिए नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। तथा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने कहाँ से लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। तो आई होप आपको यह
वीडियो समझ में आया होगा कि हमने किस देश से क्या क्या लिए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हमारा आंतरिक स्रोत क्या है, हमारा बाह्य स्रोत क्या है। आंतरिक स्रोत हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है। जो सिस्टम हमारे देश में संविधान बनने के पहले चल रहे थे, वहाँ से हमने बहुत सारे आर्टिकल को लाकर अपने इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करने का प्रयास किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। यह हमारा था आंतरिक स्रोत। हमारा बाह्य स्रोत क्या है, जिसे हम उधारों का थैला भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा भी गया है। यह बाह्य स्रोत है क्या, जो हमने अन्य देशों के संविधान से लिया है, क्योंकि भारत के संविधान बनने के पहले ये संविधान बन चुके थे। इन देशों ने अपना संविधान बना लिया था, तो भारतीय संविधान निर्माताओं के पास कुछ ऑप्शन थे, और ऑप्शन यह थे कि हम कहीं न कहीं अन्य देशों के संविधान से कुछ चीज़ों को उठा करके, यानी संशोधित करके, पूर्णता नहीं उठा कर रख दिया गया, उसमें संशोधन करके रखा गया, और संशोधन करके हमने इसी तरीके से रखा। अब भाई अगर मैं उसको पूरा करने की बात करूँ तो देखिए, अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका का जो मौलिक अधिकार है और भारत का जो मौलिक अधिकार है वह भिन्न भिन्न तरीके से है। अमेरिका का मौलिक अधिकार और भारत के मौलिक अधिकार में भाई अंतर है। भारत के मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आर्टिकल में है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम लागू किया गया है, इसलिए भारत के मौलिक अधिकार और अमेरिका के मौलिक अधिकार में अंतर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ें उठा करके हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में, नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।